नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर समय कम ही बचा है। तैयारियों का दौर शिखर पर है। नेताओं के अपने अपने जीत के दावे हैं तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। चुनावी चर्चा हम करने वाले हैं, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच छठे चरण में होने जा रहे हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सभी नेता अपनी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक तरफ बीजेपी इस बार शुरुआत से ही 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो करनाल उपचुनाव में सीएम नायब सिंह सैनी की जीत की दावेदारी है। वहीं बीजेपी विरोधियों पर भी हमलावर है। क्षेत्र के गनवाए हैं। अगर हम प्रदेश और देश के ऊपर नजर डालें तो इससे भी ज्यादा काम पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किए हैं। देश की समस्याओं का समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे बोडो की असम के अंदर बात हो, भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं का भी समाधान हुआ है। कांग्रेस ये बताए, हम बता रहे हैं, वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं झूठ कैसे हुआ है। अगर उन्होंने कुछ और बोला हो तो वो बताएं। उन्होंने घोषणा पत्र हर बार अपना जारी किया है, वो देश को ये भी बताएं कि हमारा घोषणा पत्र ये जारी हुआ था और इतने घोषणाएं हमने पूरी की हैं। वो भी एक चिंता का विषय है। ये रेवड़ियां तो बोल बांटते हैं पर अपने अपने को देते हैं। ये आम जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। उधर कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद जिन नेताओं को टिकट नहीं मिले या इस बार टिकट कटे हैं, वो कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। टिकट न मिलने पर मलाल जता रहे हैं, तो वहीं पार्टी के साथ रहने की भी बात कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए राजबब्बर जी को, उसका अवश्य मिलेगा। मेरी चर्चा भी हुई थी राजबब्बर जी के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी आप मदद करें। मैंने उनको ये पहले ही आश्वस्त कर दिया था कल ही कि भाई हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे पिता लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। मेरे दादाजी 3 बार यहाँ से विधायक रहे। मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया। मुझे लगता है हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि यहाँ से 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। तो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के राव इंदर जी, उन्होंने एक दिन पहले प्रचार शुरू किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रचार नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है जो नुकसान हमें होना था वो नुकसान हमें ना कर उनको हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं लोगों के विरोध के सुर उनको सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारी यहाँ जो बाजार एसोसिएशन है उसने भी उनको काले झंडे दिखाने की बात करी। पिछले दिनों के अंदर कई गांव के अंदर लोग गए थे, हमारे पत्रकार साथी भी खरकटा गए थे और गांव में गए। वहां पर लोगों ने ये कहा कि उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल उनके मन के अंदर है। पार्टी ने जो सर्वेज करे थे उसमें पार्टी के सर्वे में मैं ऊंची थी, 56% पे मैं थी और दूसरे दावेदार 32% 32% पे थे। लेकिन फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी को जो भी निर्णय लेने के टाइम पे, तो मैं मानती हूँ कि जो भी किया है हम सब पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं और एक कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव आगे तो लड़ूंगी ही। तो देखते हैं क्या होता है आगे। वहीं करनाल उपचुनाव के लिए बिना नाम का ऐलान किए त्रिलोचन सिंह का नामांकन करवाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी उठापटक जारी है। प्रमुख तौर पर इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप की राहें आसान होंगी? क्या नेताओं की नाराजगी के साथ परिवर्तन का दावा कर रही कांग्रेस कामयाबी हासिल कर पाएगी और अन्य दलों का चुनावी प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु राव जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो और नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से मैं करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की लिस्ट को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रोड साहब, ऐसा क्या हुआ कि श्रुति ये कह रही कि सर्वे में वो आगे थी, वीरेंद्र सिंह का परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है,
कैप्टन अजय यादव भी सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि राजबब्बर का आखिर क्या ग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने पसीना बहाया है। तो ये जो चयन किया गया के उम्मीदवारों का, इनका क्या आधार रहा कि जो नेताओं का टिकट कटा गया, टिकट नहीं मिला, वो अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम मजबूत थे लेकिन हमें उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। ज्योति जी, देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को, हर नेता को अपने हक की बात कहने का एक अधिकार है। ये अधिकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी संविधान ने दिया है और अन्य दूसरे दल, चाहे सत्तासीन बीजेपी ही क्यों ना हो, वहां पर भी। और ये कोई कांग्रेस पार्टी में ही नहीं है, ये कदावत टिकटों के समय में सभी पार्टी में होती है। दावेदार अनेक होते हैं, टिकट एक प्रत्याशी को देकर मैदान में भेजा जाता है। और कांग्रेस में जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा मतभेद सामने कहीं भी नहीं आए। हमारे टिकटों की, जैसे गठबंधन में एक टिकट पहले आई, उसके बाद 9 सीट जो कांग्रेस के पास थी, उनमें से 8 सीटों की लिस्ट आई, तो कहीं पर भी कोई गतिरोध की बात सामने नहीं आई। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को सुनने को मिला था, उन्होंने कहा था कि पार्टी जहां आदेश करेगी, मेरी जहां जरूरत होगी, मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। इतना भी उन्होंने मतलब एक ये जो बात बोली, तो ये पार्टी हित की बात है, इसको प्रदेशवासी समझते हैं। अपना उन्होंने मलाल भी दिखाया कि भाई हमारा टिकट होना चाहिए था। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है किसी की भी, यहाँ पर मैं कोई भी हो। और श्रुति चौधरी जी का मैं कल इंडिया न्यूज पे था शाम को। नहीं, बीजेपी में तो शायद अगर किसी ने कहा तो बता दीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है किसी ने मलाल जताया हो या कहा हो कि टिकट मुझे मिलना चाहिए था, ये कहा हो कि सर्वे में मैं आगे था। किसी ने कहा है तो बता दीजिए। सुरेश जी, विदु जी भी बैठे, मैं भी सुन रहा हूँ। बिल्कुल ज्योति जी, बीजेपी में अगर सर्वे के ऊपर, मेरिट के ऊपर टिकट दिए गए हों तो कोई व्यक्ति ये बात कहेगा। बीजेपी में तो एक व्यक्ति को अगर उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। नहीं, आप लोगों ने अगर सर्वे करवाए हैं और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी जिताऊ उम्मीदवार नहीं उतारे, तो फिर आप लोग क्या ग्राउंड क्या लेकर चल रहे हैं? क्या पार्टी उम्मीदवारों को जिताना या पार्टी को जिताना मकसद है ही नहीं फिर आप लोगों का? नहीं ज्योति जी, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। बीजेपी में तो लोग सर्वे की बात तब करेंगे ना जब सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी में तो नवीन जिंदल जी ने 15 मिनट पहले ज्वाइन करी, उसे टिकट दे दिया। तो बीजेपी में ना तो कोई कमेटी बैठती, ना कोई सर्वे हो सकता। 15 मिनट में आप ही बताओ कैसे सर्वे होगा, प्रदेशवासी जानते हैं इस बात। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रजातंत्र जहां पर होगा तो ये प्रजातांत्रिक आवाज भी वहीं पर तो उठेगी। बीजेपी में तो ताना सही है, जिसको मर्जी टिकट देकर भेज दिया, वो पूरी बीजेपी में रोष है। तो किस पे रोएंगे? नरेंद्र मोदी सुनता है कभी बीजेपी की? मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी ने आज तक अपना दुख प्रकट कर पाए? क्या कोई हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस सत्तासीन केंद्रीकरण जो पावर का है, वहां पर कोई बीजेपी का एक प्रत्याशी अपनी आवाज उठाएगा जैसे कांग्रेस में उठाई गई है? कांग्रेस में तो एक प्रजातंत्र है और कांग्रेस में जो प्रक्रिया चली टिकट के चयन की, वो 1 महीने से भी ज्यादा समय चली, क्योंकि वहां सर्वे रिपोर्ट भी थी, वहां पर पीईसी कमेटी का भी था, नेताओं की राय भी थी, जनता की राय भी थी, पार्टी की कसौटी पे खरा उतरने वाले लोगों रोड साहब केवल एक सीट को छोड़ दें तो राय तो केवल हुड्डा साहब की चली इस बार। नहीं, मैं बिल्कुल, आपने ये मंथन फिर हुड्डा साहब की चले, इसी के लिए किया गया होगा, हो सकता है। मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ ये गलतफहमी जो लोगों में है। ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने टिकट वितरण किया है। हुड्डा साहब के किसी भी टिकट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष एक प्रक्रिया होती है कि जिनके साइन होते हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष और हमारे माननीय विधायक दल नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को था, उनकी राय, दोनों अहम पद है किसी भी प्रदेश में। विधायक दल नेता और प्रदेश अध्यक्ष दो सबसे अहम पद होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे दोनों वरिष्ठ नेता हैं, इनकी राय तो हाईकमान को लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि हाईकमान ने और खुद हमारे नेता विधायक दल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस हाईकमान ने ही टिकट वितरण किया है। उन्होंने अच्छा बुरा देख के जो भी पार्टी हाईकमान को ठीक लगा। ठीक है, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। तो एक सेकंड और मैं कहना चाहता हूँ, इवन रोहतक की जो लोकसभा क्षेत्र की सीट है, चौधरी जितेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिसको बीजेपी सरकार ने ही सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया था, वो चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट के ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी जितेंद्र सिंह जी हुड्डा ने एक बयान दिया
कि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुझे टिकट देकर मैदान में उतारेगी। ये टिकट से पहले की बात है। और पार्टी की तरफ से ठीक है सुरेश जी, आपकी बात पूरी हुई। मैंने कई सवाल आपसे बैक टू बैक पूछ लिए हैं। अभी आप रुकिए, अभी आप सुने विधु जी। पार्टी आला कमान ने दिया और मल्लिकार्जुन। ठीक है, पिछले करीब 1.5-2 महीने से हम चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं लगातार। आप लोग टारगेट 10 लेकर चल रहे थे, 10 की 10 जीतने की बातें थी, लेकिन हफ्ते भर से कांग्रेस के भी नेता, कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तो क्या कोई डर या जो टारगेट आप लोगों का है, जो लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं, उसमें कोई शंका है इस वक्त? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी विनम्र नमस्ते। आपने कहा डर की बात, मुझे लगता है कि वो जो टारगेट है वो और नजदीक होता दिख रहा है। जिस प्रकार की टिकटें जो है कांग्रेस पार्टी ने बांटी हैं और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं ने क्या क्या कहा है, बड़ी कन्वीनियंटली पिक किया अभी सुरेश रोड जी ने क्या क्या कहा गया है। लेकिन क्या क्या कहा गया है अगर उसको एक बार जो है सीरीज में डालकर देख ले तो मुझे लगता है कि वो टारगेट तो और नजदीक आता दिख रहा है। लेकिन खैर, हम कांग्रेस से चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। ये तो देश की जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और देश की जनता के भीतर से ये आवाज आई कि अब की बार 400 पार, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये तो जनता की तरफ से आवाज आ रही है और उसी आवाज के तहत जो है हम लोग तो केवल जो है जनता की इच्छा पूर्ति जो है, जिस प्रकार की उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है तो ये जिसको अभी मैं सुन रहा था लोकतंत्र कह रहे थे, आप ही कह रहे हैं विधु जी, ठीक है, आपको कांग्रेस को लेकर भी बोलना बोलेगा। आप कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें तो ऐसे सामने आ रही जिनमें जनता विरोध भी कर रही है आपके उम्मीदवारों का, लगभग सभी उम्मीदवारों का, कोई बचा नहीं है उसमें। ज्योति जी, ये अपने आप में जो है कलई खोलता है, सच्चाई दिखाता है। जब वोट जो है, जब हरियाणा के अंदर वोट डालने में 20 दिन भी नहीं रह गए हैं, तब अगर आकर कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को कितनी गंभीरता से हमें लेना चाहिए, कितने ईमानदार हैं वो विरोधी जो है, इस बात में लेना चाहिए। एक पार्टी जो है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, उन्होंने तो ऑफिशियली जो है एक एक व्यक्ति जो विरोध करने आया था उसकी बकायदा आधार कार्ड और उसके पता नहीं क्या क्या आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो निकाल दिखाए और इंडियन नेशनल लोकदल से उसका सीधा सीधा जुड़ाव दिखाया, तो वो एक्सपोज हो गए। लेकिन ये एक चीज और एक्सपोज कर गया, ये जो कहे ना हरियाणा में कहते हैं घनी सियाणी 2 बार पोया लेकिन भूखी सोया है, ये एक बात को और एक्सपोज कर गए कि इनको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। इनको कोई भरोसा नहीं है कि अभी 20 दिन बाद वोट जो डलेंगे, इनको पता है कि बुरी तरह हारने वाले हैं, और क्योंकि हारने वाले हैं वहां अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जो है चंद 4-5 जो गुर्गे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के और कांग्रेस पार्टी के, वो आकर किस प्रकार से अपने आप को रजिस्टर करवा लें, क्योंकि और कुछ दिखाने लायक नहीं होगा। तभी तो हमने देखा 20 दिन बाद वोट है, अगर इतना ही किसी को गुस्सा होगा तो वोट के सामने आ जाएगा। लेकिन पता है कि वोट जब डलेगा तो जब रिजल्ट आएंगे तो इनका सुपड़ा साफ है बुरी तरह से, इसलिए खुद को रजिस्टर करवाने के लिए पहले आ रहे हैं। नहीं तो ये भी मेहनत करते। इंडियन नेशनल लोकदल तो मेरे ख्याल अब तक पूरे उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाया, जितनी मेरे पास जानकारी है, या किया होगा तो 1 आध दिन पहले किया होगा। जिनको घोषित करने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं को खाली तौर पर जो है या तो पैसे देकर या जेजेपी का विरोध हो रहा था, भेजने जाओ। आज भी कई तस्वीरें सामने आई, उकलाना में भी दिग्विजय का विरोध हुआ, सिवानी में विरोध हुआ है। तो जेजेपी ने जो विजुअल्स या तस्वीरें दिखाई हैं, क्या वो बीजेपी के हिस्से की भी हैं? क्या आप लोगों ने कोई विजुअल्स, कोई तस्वीरें बताई हैं कि इनेलो के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता? मेरा एक सीधा सवाल है, जेजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जेजेपी ने जो उत्तर दिया वो बीजेपी का भी उत्तर हो गया, ऐसे कैसे? जो जेजेपी ने क्या उत्तर दिया, कांग्रेस क्या कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल क्या कर रही है, इससे भी ऊपर जाकर एक बात सोचते हैं हम, जब 20 दिन में वोट करनी ही है तो यह तमाशा करने की आवश्यकता क्या है? यह तमाशा अपने आप में बता रहा है कि वो चुनाव से पहले हार स्वीकार कर चुके हैं। ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन आकर यह बात समझाए, ये कोई बहुत मुश्किल फिजिक्स की डेरिवेशन नहीं है। ये तो सीधा स्पष्ट होता है कि इन लोगों के पल्ले जमीन नहीं है, इन्हें विश्वास है कि ये चुनाव में हारने वाले हैं, नहीं तो पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ रहे होते। जिस प्रकार छाती पर हाथ मारकर एक व्यक्ति गया था ना चुनाव लड़ने, फिर वापिस आए और सारे आंदोलनजीवी भी उसके लिए चुनाव जो है उसको लड़वाने के लिए आए, फिर भी जो है मार्जिन पिछली बार से आधा रह गया।
तो ये इनको पता है कि इनकी हार जो है निश्चित है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। और ये भी चर्चा क्या करते हैं, ये चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें आएंगी, या इस बार उपचुनाव भी हो गया तो 11 सीटें आएंगी, या 9 रह जाएंगी, या कहीं 9 से ज्यादा रह जाएंगी, कम रह जाएंगी, या देश के अंदर 400 सीटें आएंगी, कोई कहता है 220 सीटें आएंगी, कोई कहता है राहुल गांधी कहते हैं 180 सीटें आएंगी, प्रियंका गांधी कहती है 220 तक आ जाएंगी, शशि थरूर कहते हैं 272 नहीं आ पाएंगी, कोई कहता है 300 तो पक्का नहीं आ पाएंगी। अपनी सीटें कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। आज चर्चा सिर्फ यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की 410 सीटें आएंगी, या 425 सीटें आएंगी, या 399 रह जाएंगी, या एनडीए की मिलकर जो है 400 पार वाला नारा पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चर्चा सिर्फ यही है। लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था वो केवल कांग्रेस जो है, जो क्योंकि आपने डिबेट का विषय वो उठाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र का आवरण जिसको पहना रहे हैं वो दरअसल अराजकता है, अदावत है, खुली बगावत है। और मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ज्योति जी, इनकी पार्टी के अंदर यही जूतम पजार ही चलता है, इनके जूतों में ही खीर बटी आज तक। कुर्ता फाड़ बैठ के हमने देखी है, दे लठ दे जूता इनकी बैठकों में, हमने खुद हरियाणा न्यूज पर दृश्य देखे हैं, लाइव भी देखे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि वो कह क्या रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी कह रही हैं कि 1000 करोड़ का घोटाले करने, हजारों करोड़ के घोटाले किए हुए हुड्डा का नाम नहीं ले रही, लेकिन वो कह रहे जिनको टिकटें मिली वो हजारों करोड़ के घोटाले वाले हैं। सीएलयू, हाँ मैंने करेक्ट किया, वो कह रहे हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले, जिनके बच्चे भगोड़े हैं, जिन्होंने सीएलयू में कमाई की है, जिन्होंने जमीन हड़पी है, वो लोग जो हैं वो कांग्रेसी। तो मतलब मेरा इससे बड़ा एक बड़ा सवाल है, मेरा सवाल सीधा सीधा सा है कि अगर किरण चौधरी को टिकट मिल जाता तो वॉज शी ओके विद हजारों करोड़ के घोटाले, सीएलयू का घोटाले और जमीन हड़पने वाला और भगोड़ा जिनके बच्चे, इनके साथ वो ठीक थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर ही जो है सारा सवाल जो है सीधी सीधी पटकथा खुलती है। यही तो जनता ने लड़ाई लड़ी है 2014 जो जीत कर आए हैं। 2014 में जो जीत है इसी बात की तो हुई है। सबको पता था कि नेता चोरी करते, राजनीति में चोरी होती है, लेकिन एक बात और पता था कि चोरी करने के बावजूद भी जेल नहीं जाते नेता। यही तो आकर भारतीय जनता पार्टी ने इसी अवधारणा पर तो चोट की है। और इसीलिए जब नेता, ये जो भ्रष्टाचारी नेता जब एक के बाद एक जेल में जाते दिखे तो किस प्रकार से बिलों से बाहर निकल बिल बना रहे हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए और बोलने लगे हाय मर गए, हाय ईडी, हाय सीबीआई, हाय इनकम टैक्स। जिनके घरों से करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, अलमारियों से निकल रहे हैं, गद्दों से निकल रहे हैं, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार पिछले 1-1.5 महीने में हमने देख लिया। उन विपक्षी खले तौर पर चिल्ला रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि वो पैसे कहां से आए, ये कह रहे हैं हाय ईडी, हाय सीबीआई। और यही देश के अंदर नैरेटिव सेट करता है कि आज जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसने आकर हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाए की संस्कृति पर जोरदार चोट की है। इसलिए मैं कहता हूं यह चुनाव जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और भारत की जनता यह चुनाव लड़ रही है। अब की बार 400 पार, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। रेड्डी साहब, विधु जी कह रहे हैं आप लोगों के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है, साथ ही आप लोगों पर आरोप ये भी है कि आप लोग जेजेपी और बीजेपी के उम्मीदवारों का आपके समर्थक, आपकी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं। ये भी जेजेपी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। प्लस हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही है और कोई मुकाबले में नहीं है। ज्योति जी देखिए, जो ये आरोप लगाया गया कि इनका विरोध इनेलो वाले कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। ये डरे हुए हैं इनेलो से, क्योंकि अब इनेलो बड़ी मजबूत पार्टी बनकर के उभरी हुई है और मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो एक मजबूत पार्टी है, हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और इनेलो का वर्कर सबसे मजबूत है, इनेलो का नेता सबसे मजबूत है। इनेलो के जो कैंडिडेट है वो धरातल से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, जमीन से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं। पार्टी के अपने वर्करों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। अब इनके ऊपर, इनकी जीवा के ऊपर इनेलो 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 ही रहेगी, क्योंकि अब इन्होंने देख लिया कि कहीं ना कहीं इनेलो इनको पछाड़ने का काम करेगी। इसलिए ये रात में सपने में भी इनेलो दिखाई देने लगी है और आज चलते फिरते भी इनेलो दिखाई देती है। आपकी बात को हरियाणा सुन रहे हैं, क्यों माने कि कैसे माने हरियाणा की आप लोग मजबूत हैं? हाँ। और क्यों आपकी इस बात पर भरोसा करें? किसी चुनाव में तो आप लोग साबित नहीं कर पाए। इसलिए माने,
हाँ देखिए ज्योति जी, इसलिए माने कि 2014 में जब हर पूरे हिंदुस्तान में हर मोदी घर घर मोदी हो रखी थी, उस टाइम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 MP बने थे और कांग्रेस इसके जो है ना बीजेपी के 7 MP बने थे। उस टाइम भी हमारे 2 MP बन गए थे, जबकि शुरुआत में मोदी की बहुत बड़ी लहर थी। 2014 से लेकर के 2024 में इनका कितना ग्राफ गिरा है वो सबके सामने है। 2018 के बाद आप लोगों का कितना ग्राफ गिरा है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। 2018 के बाद आप लोगों का क्या हुआ है? आज जब आप डिबेट में बैठकर कह रहे हैं कि हमसे डर रहे हैं लोग, हम मजबूत हैं, हमारे ग्राउंड से जुड़े, धरातल से जुड़े उम्मीदवार हैं, तो किसी चुनाव में 2018 के बाद साबित कर पाए हैं कि मजबूत पार्टी है इनेलो, या मुकाबले में है इनेलो? 2018 का सबको पता है, जब किसी का घर टूटता है तो उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। हमारा घर टूटा था, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी 2019 के चुनाव में भले ही हमारे को प्रदेश की जनता ने 1 सीट देने का काम किया, लेकिन उस 1 सीट के होते हुए भी जितनी मजबूती के साथ हम जनता के साथ खड़े रहे, जितनी मजबूती के साथ हमने जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया, जितनी मजबूती के साथ अभय सिंह चौटाला ने हर मुद्दे को टच करके और जनता के बीच में जाकर के उसको उठाने का काम किया, और सरकार को जो है ना 2000 जो हमारा बाई इलेक्शन था, ये कितना कहते रहे कि आधे मार्जिन रहेगा, आधा मार्जिन रहेगा। सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, सारी विपक्षी पार्टी एक होकर के अभय सिंह को हरा लो, पूरे हरियाणा प्रदेश यानी दिल्ली तक के लोगों को बुला करके अभय सिंह को हराने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी अभय सिंह पहले से ज्यादा वोट, लगभग 9-10 हजार ज्यादा वोट लेकर के पहले से कम मार्जिन से जीते। हम बहुत इलाहाबाद पर हम बहुत बहस कर चुके हैं, और ज्यादा मार्जिन कम हुआ है तो हुआ के उसके बाद आप लोग कुछ भी कहते रहिए। पहले से डिजाइन किया, उस मुद्दे के जिंदा रहते हुए बाई इलेक्शन मार्जिन घटता गए, उसके बाद आप लोग कुछ भी कहते रहिए। ये जो लोग झूठ बोलते हैं उनको जवाब देना जरूरी है। मार्जिन, उसमें से आप कांग्रेस की वोट घटा दीजिए, उसमें से जेजेपी की वोट घटा दीजिए, उसमें से आप हलोपा की वोट घटा दीजिए। चलिए, तो आप लोगों का बीजेपी और इनेलो का मार्जिन बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। हाँ और अब जो हमारे कैंडिडेट देखिए, बीजेपी की जो सरकार थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकारा सरकार घोषित करने का काम किया। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलना इस बात का प्रमाण है, और मंत्रियों को भी बदलना ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार नकारा सरकार थी। इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं किया, इसलिए नए चेहरे उतार करके ये जानना चाहा कि नए चेहरे में अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा विरोध कम होगा। इन्होंने कैंडिडेट बाहर से लेने का काम किया। अपने कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे गए क्योंकि उनका जबरदस्त विरोध होता, लेकिन आज प्रदेश की जनता नए कैंडिडेटों का भी और नई सरकार का भी विरोध कर रही है, और जिस प्रकार से इनका स्वागत हो रहा है वो सबके सामने है। इसके अलावा जो काम किए गए हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश को इतना पीछे ले जाने का काम किया, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और इसमें क्या बोलते हैं महिला सुरक्षा में नंबर 1, ये इन्हीं की सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। शिक्षा का पूरा भट्ठा बिठाने का काम किया गया, 50% से ज्यादा पद आज भी खाली पड़े हैं, 5000 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया गया। कितनी शर्म की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शिक्षा विभाग पर जुर्माना तक लगाने का काम किया गया, फिर भी ये कहते हैं कि हम जो है ना हमने इतने काम किए। क्या काम किया इन्होंने जो है ना, जो स्वास्थ्य में ले लीजिए, ठीक है रेडू साहब, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम, बेरोजगारी, महंगाई सबकी बात कर ली है, आपने अपनी पार्टी को लेकर भी बात कर ली। विधु जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, विधु जी आप कहिएगा, मैं आम आदमी पार्टी को उसके बाद जरूर चर्चा में। एक ये आरोप विरोधी बार बार लगा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले सीएम बदला जाना, सीएम बदला जाना चुनाव से ठीक पहले, इस बात का क्या संदेश आप देख रहे हैं? क्योंकि इनका तो कहना है काम चूंकि नहीं हुआ था या डर था बीजेपी को, तभी फैसला लिया गया। ये अपनी नहीं बता पा रहे हैं कि घर क्यों टूट गया और फिर अभय सिंह चौटाला क्यों भाग खड़ा हुआ अपनी सीट छोड़कर। ये भारतीय जनता पार्टी का जरूर बता रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं, जबकि कारण स्पष्ट सामने आ रहे हैं। मनोहर लाल जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजना में है कि मनोहर लाल जी को एक बड़ा केंद्रीय भूमिका मिलने वाली है, उसके लिए चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो पहले जो है इस्तीफा देना है,
चुनाव इस्तीफा देकर लड़ना चाहते हैं। हम ये दो तरफ पैर रखने वाला काम नहीं करते हैं। हमने देखा रणजीत सिंह चौटाला जो है कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन पार्टी ने भी उनको कहा और उनका खुद भी मन में रहा कि वो जाकर इस्तीफा देकर आए। खुद पर्सनली जाकर इस्तीफा नहीं देकर आए तो उसके कारण वो भी फॉर्मेलिटी दोबारा जाकर चुनाव के दिनों में पूरी कर आए हैं। सारी ये स्थितियां क्या बता रही हैं, मनोहर लाल जी के लिए एक बड़े रोल के लिए उनको उनके बजाय जो है उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी, और नायब जी के रूप में एक कितनी जबरदस्त रिप्लेसमेंट मिली है, जिससे कितना बूम जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी में आया है, उस पर भी विचार हो सकता है। लेकिन मैं तो जिस बात को कह रहा था, ये किस प्रकार रो रहे थे कि हाय ये बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी हमारा नाम क्यों ले रही है। बिल्कुल ठीक है, आपके लिए आश्चर्य होना बिल्कुल जरूरी है। अब क्या है, न्यूज चैनल्स की जो है मजबूरी रहती है। ठीक है, आपका एक ही विधायक रह गया, ठीक है, आपको मसा 1.25% वोट आया है, पूरी 100 में से सिर्फ 1.25% वोट आया आपको, उसके बावजूद भी आपको डिबेट में बिठाना मजबूरी है, किसी ना किसी को तो बिठाना ही है। तो इस नाते से आपको बिठा रहे हैं। तो अगले चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं है ये मजबूरी है। अच्छा मुझे तो अरे ज्योति जी मेरी बात सुनिए, ज्योति जी मेरी बात सुनिए, ज्योति जी मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए, ज्योति जी मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा ये बदतमीजी बंद करे, ये व्यक्ति बदतमीजी बंद करे। मैं सबका प्रयोग क्यों करता है रेणु साहब, ये कोई शब्द तो इनमें गलत था ही नहीं। ये कह रहे हैं कि ठीक है इनवाइट किया जाता है आप लोगों को डिबेट में, आप लोगों का एक ही विधायक है, लेकिन क्योंकि आपको डिबेट में बुलाने को लेकर सवाल उठे तो मैंने बात कही ना, मैंने उसको दिया। आप क्यों बोल रहे हैं फिर बीच में? आपकी पार्टी को डिबेट में बुलाने को लेकर सवाल उठे तो मैंने उत्तर दिया ना, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं अपना जवाब दे दूं। ये व्यक्ति, ये मूर्ख आदमी रोज बुला लेते हैं, दिखाई दे रहे हैं इसको, इसको मैं जवाब आपको दे रहा हूं। ये देखो बोलना है, सीख ले तू, क्या मैं इसके बीच में एक शब्द बोलना सीख। बदतमीज रेडी फड़ी लूटने वाली पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर आकर ये गरीबों को तुझे सीखूं, तू सिखाएगा बोलना। अरे आपको मैं कैसे लगा आपको रोता हुआ? गुंडा पार्टी का प्रवक्ता सिखाएगा। अरे हाँ मैं सिखाऊंगा बोलना। रेडी फड़ी ज्योति जी ये क्या करवाया, हमारे को करवाना पड़ेगा। वेदू जी आप मूर्ख मत कहिए किसी को भी। मैं मजबूरी बताता हूँ, मैं मजबूरी। और दूसरा रेड्डी साहब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपके टाइम में कोई बोला था क्या? आपके टाइम में विजेंद्र रेड्डी जी कोई बोला था क्या? ये मनमर्जियां नहीं चलेंगी आपकी। क्यों करने देते हो आप अपने चैनल के ऊपर? नहीं क्या करने देते हैं, क्या गलत था? शब्द क्यों प्रयोग करवाते हो आप फिर इनसे? तो आप बीच अभी मैं ठीक है, मुझे कुछ भी गलत लगता है, मैं टोकती हूँ ना, मैं टोकती हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पर रोकने के लिए। लेकिन आपको जो आपको आपत्ति अपने टाइम में बोलेगा रेड्डी साहब, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, समय नष्ट कर रहे हैं, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। ये 1.25% के चिल्लर पार्टी का प्रवक्ता, जिसको जनता सुनना नहीं चाहती। ठीक है आप लोग नहीं रोएंगे, आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ चुकी है। आप भी तो कह रहे थे रोकला गए, ये कह रहे हैं आप लोग रो रहे हैं। ठीक है ना, आप सुनिए, अभी अपने समय में आप बोलेगा। विदु जी आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें, फिर मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ज्योति जी मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले मैं जो है बता दूं, देखिए मैं इंटाइटल्ड हूं, मैं क्या परसेप्शन बनाता हूं। विजेंद्र रेड्डी ने अपने समय में परसेप्शन बनाया कि भाई हम सरकार में इसलिए परिवर्तन हुआ, उसका उन्होंने अपने तरीके से कारण दे दिया। तो मैं भी अपने तरीके से कारण ढूंढ सकता हूं, मैं भी एंटाइटल्ड हूं, मैं भी अभिव्यक्ति की आजादी मेरे पास भी है, अपनी सोच व्यक्तिगत रखने की मेरे पास भी आजादी है। मेरे अनुसार जो है, क्योंकि विपक्ष का स्पेस इतना कम रह गया है, इसलिए कोरम पूरा करने के लिए इनको बिठाया जाता है। अरे भाई बीच में मत बोलो भाई, आपको नहीं बोलना, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपने समय ज्ञान बटाना। मैं सवाल पूछती हूँ केवल उनकी आवाज को रखा जाएगा, बाकी सबकी ऑडियो डाउन रहेगी। अब बात पूरी कीजिए वेदू जी, आपको जो कहना था इनेलो को लेकर वो आप बोली, जिसके लिए आपने टाइम मांगा है, समय बर्बाद हो रहा है इससे। मैं वही कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि बीच में बार बार कोई बदतमीज आदमी रोकेगा तो क्या करेंगे? आप गलत नहीं, फिर आप गलत कर रहे हैं, फिर आप गलत कमेंट कर रहे हैं। एक सीट वाली पार्टी कह रहा है कि एक सीट रह गए, बदतमीजी नहीं की क्या उन्होंने? मैं उनके बीच में नहीं बोला, वो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? और फिर आकर मुझे तमीज सिखा रहे हैं। अब इस तरह की अच्छा ये मेरे बीच में, मैं जब बोला नहीं, ये समय बर्बाद करने वाली बातें वेदू जी, आप क्या इससे बेटर शब्दों मैं अवॉइड करता हूं, मैं अवॉइड करता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। मैं बेटर शब्द, अच्छा मैं प्रयास करता हूं, मन से निकले इनेलो के लिए, इससे बेटर शब्द मेरे मन से निकले, इसका प्रयास करता हूं। एक सीट रह गई, खड़े रहे, अरे वाकई में खड़े रहे थे या छोड़कर भाग गए थे? वहां हीरो बनने के लिए कौन गया था वहां बॉर्डर पर?
खड़े रहे थे या जनता का मैंडेट को लात मारकर भाग गए वहां पर और उसके बाद इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कह रहे मजबूती से लड़ाई लड़ी? अरे कहां लड़ाई लड़ी? ना तो आंदोलन वालों की लड़ाई लड़ी, बोले जब तक कानून वापिस नहीं तब तक इस्तीफा वापिस नहीं, तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। आंदोलन के रहते हुए जो है आकर यहां पर चुनाव लड़ा और उसके बाद कहते खड़े रहे। खड़े कहां रहे? चुनाव तो इस्तीफा दे दिया था, ना तो जनता के लिए वफादारी कर पाए, ना तो आंदोलन के प्रति वफादारी कर पाए। कहां खड़े रहे भाई? उसके बाद चुनाव लड़ने आए, कहते हैं सरकारी तंत्र का उपयोग किया। नहीं नहीं भाई, छोड़ देते आपके कहने से। सरकार में है, जनता ने सरकार में बिठाया, पूरी सरकार लड़ेगी। 2002 के चुनाव में यमुनानगर में उपचुनाव लड़ने आए थे, सरकारी तंत्र नहीं था क्या? 2005-6 में और 7-8 में जो उपचुनाव हुए उस समय सरकारी तंत्र नहीं था। बड़ी बात क्या है, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं आया आंदोलन छोड़कर इस चुनाव में, एलनाबाद के चुनाव में? उसने क्या भाजपा के पक्ष में वोट मांगी या भाजपा के खिलाफ वोट मांगी? क्या राकेश टिकैत आंदोलन छोड़कर नहीं आए और उन्होंने आकर भाजपा के पक्ष में वोट मांगी या भाजपा के खिलाफ वोट मांगी? कांग्रेस की वोट, क्या ये कोई मान लेगा राइट माइंडेड आदमी की कांग्रेस की वोट बीजेपी को शिफ्ट हो जाती है? कोई कांग्रेस वाला कोई बीजेपी को, जो आज भी बच्चा खुचा कांग्रेस ही रह गया, जिसको राहुल गांधी में नेता दिखता हो, क्या वो कभी भी बीजेपी को वोट दे सकता है क्या? जो राहुल गांधी को नेता मानता हो उसके सामान्य बुद्धि क्या मान ले हम? तो इसलिए ये अटपटी बातें कहना और फिर इस बात पर अचरज जताना कि भाई हमारे बारे में क्यों बात हो रही है। अरे भाई, आप चैनल पर बैठे हो, पैनल पर बैठे हो, जब तक बैठे हो तब तक तो करेंगे, जिस दिन एक थी इनेलो हो जाएगी उस दिन नहीं बात करेंगे। चले, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। नवीन जी, क्योंकि कुरुक्षेत्र रेणु साहब अभी आएंगे आपके पास, रुकिए अभी थोड़ा रुकिए, आप आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। क्योंकि समय अभी कम ही है, सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सुशील गुप्ता भी लगातार एक्टिव हैं, वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो किन किन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और जितने भी आपके दर्शक हैं, हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। और जनता उठा रही है। पहले कल तक, जब हम कल भी डिबेट पे बात कर रहे थे, कल तक जो एक चर्चा थी कि नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा जा रहा है, नवीन जिंदल को कोयला चोर कहते थे मोदी जी, उनको लाके टिकट दे दी, वो कल तक लोगों को बता रहे थे, आपस में चर्चा थी। आज एक अलग ही प्रकार का डिस्कशन है। नवीन जिंदल से लोग जाके, किसान जाके, गांव के लोग जाके नवीन जिंदल से पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या कर दिया? जो कल तक आपको कोयला चोर बता रहे थे, आपने उस पार्टी से टिकट ले ली। और वो उस वीडियो में नवीन जिंदल के पास कोई जवाब नहीं मिलता। तो आज कुरुक्षेत्र के हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह पे इस बात की पूरी चर्चा है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। आज नामांकन भरा है डॉक्टर सुशील गुप्ता ने, और जो भारी हुजूम लोगों का था, जो भारी हुजूम और जो ऐतिहासिक समर्थन डॉक्टर सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भयंकर हताशा है। इनका अहंकार जो बोल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, ये सारी चीजें खुद ही डिसाइड करना चाहते हैं कि टीवी पे कौन बैठेगा, डिबेट पे कौन बैठेगा। इनका अहंकार नष्ट नाबूद होने वाला है, हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी। तो क्योंकि देखिए 400 पार की जहां तक बात करते हैं, 400 पार का जिक्र करना तो खुद मोदी जी ने छोड़ दिया है। मोदी जी आज 400 पार का जिक्र नहीं कर रहे, ये भी धीरे धीरे आने वाले समय में छोड़ देंगे। इन्होंने एक बात कही कि 20 दिन पहले जो लोग विरोध करते हैं उन पे कैसे भरोसा करोगे? 20 दिन पहले जब जो लोग आके ऐसे नेताओं का विरोध करते, अच्छा 20 दिन पहले आप आचार संहिता लगने के बाद विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हो, आप विपक्ष के नेताओं को डरा के धमका के अपनी पार्टी में ला सकते हो, वो सारी चीजें ठीक है। आप चंडीगढ़ में चोरी कर सकते हो चुनाव से कुछ दिन पहले, आप ये सारे काम कर सकते हो, पर जनता आपका विरोध करेगी तो गलत है। पर जनता ने जिस प्रकार आप लोगों ने लठों के साथ जिस प्रकार से स्वागत किया है, हर वर्ग का स्वागत किया है आपने, सरपंचों का आपने स्वागत किया लठों के साथ, छात्रों का आपने स्वागत किया लठों के साथ, महिलाओं का आपने किया लठों के साथ स्वागत, आपने क्लर्कों का आपने स्वागत किया, महिला खिलाड़ियों को आपने रोड पे घसीटा। तो आपको क्या लगता है आपका अच्छा स्वागत होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर या देश के अंदर? ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो एक कैंडिडेट है, इनका जो स्वागत हो रहा है, ये इनके 10 साल के कार्यकाल के नतीजे हैं। इनके कैंडिडेट कई जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनके कैंडिडेट कई जगह पे तो चुनाव ये सोच के बहुत ज्यादा प्रचार भी नहीं कर रहे ज्योति जी। ये ऑनेस्ट, आज लोगों ने ऑनेस्टली बताया कि नहीं वो
सीरियसली नहीं ले रहे चुनाव को, वो चाहते हैं कि ना जीते, ऐसी परिस्थिति तक है। नहीं, ऐसा कौन होगा जो ये चाहेगा कि नहीं जीते? मैं बताऊंगा, मेरे पास आने दो एक बार। बताइए। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा कोई होगा ऐसा जो टिकट ले आए और चाहे कि मैं ना जीतूं? ये क्या कैसी बात कर रहे हैं नवीन जी? इस बात को कैसे सही कराइए इस बात को आप। मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार जबरदस्ती करके, जब आप जिस आदमी की विचारधारा आपकी विचारधारा के साथ मैच नहीं कर रही, जिस आदमी की बात आपके साथ मैच नहीं कर रही, वो आदमी तो चाहता ही नहीं है ना कि आपकी एक सीट भी बढ़े। ये सच्चाई है, लोगों में चर्चा है और इसके पुख्ता सबूत भी आ जाएंगे, मैं आपको रख भी दूंगा। वो आदमी खुद ये चाहते हैं कि वो ना जीते, वो चाहते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट जुड़े। तो आप ये समझ लीजिए, जनता भी और इनके नेता भी, बहुत सारे नेता, ये आज जो नामांकन कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता ने करा, जिस प्रकार का ऐतिहासिक उनको जन समर्थन मिला आज कुरुक्षेत्र में, वो बहुत ही उत्साहजनक था। और तो नवीन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवीन जिंदल नहीं चाहते कि वो चुनाव जीते? मैं किसी का नाम क्यों लूंगा आपको? मैंने जैसे कि बताया, तो जबरदस्ती आप कई बार डिबेट में पहले भी कह चुके, जिस तरह से उनको टिकट दिया गया। जबरदस्ती टिकट दी कि नहीं दी नवीन जिंदल को? नवीन जिंदल ने पहले भी ये कहा कि नहीं लड़ रहे चुनाव। नवीन जिंदल को तभी तो क्या मैंने गलत पूछा क्या आपसे? मेरी डिबेट में आप कई बार कह चुके हैं उनको जबरदस्ती टिकट दिया गया। जब आप इसी बात को जोड़ते हुए कह रहे हैं जिनको जबरदस्ती टिकट दिया गया वो नहीं चाहते, तो आप वाकई आम आदमी पार्टी क्या खुशफहमी में है कि नवीन जिंदल ये चाहेंगे वो चुनाव नहीं जीते? ज्योति जी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भी, और मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से भयंकर वोटों से सुशील को, नवीन जिंदल को हरा रहे हैं। सुशील गुप्ता चुनाव बहुत भयंकर वोटों से जीत रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप जो पिछले 10 साल में हुए हैं, ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं सुशील गुप्ता। विधु जी, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए आप, रेड्डी साहब और फिर उनके बाद सुरेश जी, उनके बाद आपके पास आते हैं हम। रेड्डी साहब को कुछ कहना था, बोलिए आप। विजेंद्र जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, इन्होंने ये कहा कि क्या कांग्रेस की वोट शिफ्ट हो सकती है 2019 रेड्डी में साहब, कांग्रेस कहाँ को इलाहाबाद कितनी पर वोट अटक गए मिली आप थी? लोग? और आज बाई बात कर इलेक्शन लीजिए में ना। कांग्रेस को कितनी वोट मिली? क्या इनको यह आंकड़े याद नहीं है? वैसे बैठ करके टीवी पर बदतमीजी करने से कोई परसेप्शन नहीं बनता है। परसेप्शन तो आंकड़ों के साथ बनता है। जो आंकड़े आए हुए हैं वो देख लेंगे, आंकड़े कितने थे और 19 में कितने थे और बाई इलेक्शन में कितने आए थे। अब इंडियन नेशनल लोग देखिए, एक और इन्होंने कहा कि हम मनोहर लाल जी को, ठीक है वो माननीय, हम तो सम्मान के साथ बोलते हैं और सम्मान ही करते हैं हम सभी का, लेकिन कोई बदतमीज आ जाए तो उसके साथ थोड़ा करना पड़ता है। आप वही बातें कर रहे हैं जिनसे आपको आपत्ति है। जब खुद के लिए नहीं सुन सकते दूसरे के लिए भी मत बोलिए। अगर आपको लग रहा है ये बदतमीजी कर रहे हैं तो आप क्या अलग कर रहे हैं? अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो आप क्या, आप भी तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब देना जरूरी है, जवाब देना तो जरूरी है। नहीं, जवाब देते देते आप ज्यादा बोल जाते हैं। आप इतनी बात, आप इनसे ज्यादा आप बोल जाते हैं कहते कहते। हर डिबेट में ये बदतमीजी हर डिबेट में तो हो रहा है, तभी मैं कह रही हूँ। आप इनको कभी नहीं कहते कि ऐसे वर्डों का यूज मैं मत कहती करो। हूँ, मैं नहीं, आप भी गलत कह रहे हैं। मैं क्यों नहीं कहती? मैंने कहा पागल अनपढ़ कहा था। नहीं, मैं हमेशा टोकती हूँ, मैं हमेशा टोकती हूँ इनको। रेड्डी साहब, मैं तो इनको भी टोकती हूँ, आपको भी टोकती हूँ। जब भी कह रहे थे आपको इनवाइट ही क्यों किया जाता, तब भी मैंने टोका। बीच में कितना भी कुछ करे, नहीं, तो इनको भी आप टोका करो। मैं टोकती हूँ ना, आपके कहने से थोड़ी ना टोकूंगी, मैं पहले से ही टोक रही हूँ। हमारी बहस होने के बाद टोकते हो आप। हाँ, आप पहले टोक दो तो हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। रेड्डी साहब, मैं इनेलो प्रवक्ता तो हूँ नहीं जो लगे विजेंद्र रेड्डी जो बोलना चाहते हैं, ज्योति सांगवान तो नहीं बोलेगी। मुझे बीइंग एन एंकर जो लगेगा वो मैं बोलूंगी। कब टोकना है कब नहीं टोकना है मैं डिसाइड कर लूंगी। आप अपनी बात कहिए। तो अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग करता है उसको रोकना आप भी गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी रोक रही हूँ, सबको रोकूंगी। वो तो बोलिए आप। मैं नहीं कर रहा, मेरे ठीक है, आप मुझसे बहस मत कीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। कभी नहीं करता, किसी डिबेट में आप मुद्दे पर बात कीजिए, नहीं करते तो आज भी मत कीजिए ना। फिर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अभी कहा गया कि हम पूर्व मुख्यमंत्री जी को बड़ा रुतबा देंगे और बड़े जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। तो क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ा होता है या केंद्र का मंत्री बड़ा होता है? आपको ध्यान होगा, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान का प्रधान बना रही थे पार्टी का, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को सिलेक्ट किया कि मैं मुख्यमंत्री ही रहना चाहता हूं। और हकीकत में मुख्यमंत्री जैसा जो पद है उसके मुकाबले कोई बड़ा पद नहीं होता है। ये इनकी जो फेलोरनेस थी उसको लेकर के इनको बदलने का काम किया गया। जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। ये कहते हैं कि 20 दिन पहले विरोध कर रहे हैं कुछ किसान नेता लोग। जब से किसान आंदोलन चला था तब से लेकर के आज तक लगातार विरोध हो रहा है। ये कोई चुनावी विरोध नहीं है, ये तो आत्मा से, दिल से उनको जो घाव पहुंचाए गए हैं, वो घाव जो है जब दर्द करते हैं उनके,
तो वो विरोध करने के लिए आगे आते। ऐसे ऐसे घाव किए गए कि रोडों में भी कील गाड़ने का काम किया गया था और गड्ढे खोदने का काम किया गया था और किसान किस प्रकार से वहां गर्मी में, सर्दी में, बरसात में मर रहे थे। एक शब्द भी इन्होंने कहीं उनके फेवर में बोला हो, बल्कि उनको आंदोलनजीवी, उग्रवादी, कभी इनेलो के हैं, कभी कांग्रेस के हैं, ये कह करके उनके गांव। ठीक है रेड्डी साहब, मैं अभी विदु जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विदु जी अब इंतजार कीजिए आप। गाँव में इनको एक बात आपने कही थी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी के साथ आप ये कह रहे हैं मैं बहस बंद हो जाने के बाद टोकती हूँ, तो बहस आप कर रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे, अगर बहस खत्म होने के बाद मैंने टोका तो आपको मैंने बोलने दिया। आरोप लगाना बहुत आसान है रेड्डी साहब। सुरेश जी, त्रिलोचन सिंह का जिस तरह से करनाल बाई इलेक्शन में करवाया गया कि नामांकन, नाम नहीं सामने आया, अनाउंस नहीं किया गया, कि ऐलान नहीं किया गया कि हुड्डा साहब जाते हैं, उदयभान जाते हैं, आखिर हुआ क्या? क्या हाईकमान की ओर से ऐलान किए जाने का या फिर उम्मीदवार घोषित किए जाने का इंतजार नहीं किया गया फिर हुड्डा साहब की ओर से? नहीं ज्योति जी, इसमें देखिएगा, चुनाव में हुड्डा साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, क्योंकि सभी जगह पर वो जा रहे हैं और नामांकन दाखिल करा रहे हैं। करनाल का जो उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, तो एक ही जगह, जहां तक मेरी जानकारी है कि पार्टी ने समझा और हमारे नेता विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही समझा कि अनाउंसमेंट जो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आती है, वैसे तो देखो जो पार्टी सिंबल मिला है, टिकट मिला, वो पार्टी हाईकमान नहीं दिया है, तो अब वो एक पब्लिकेशन का जैसे होता है ना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अनाउंस होना, वो चीज बाकी। तो आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब क्योंकि करनाल आए हुए थे इसलिए नामांकन करवा दिया, फिर कभी आप आए ना पाए कैंपेनिंग में? मीडिया की भी जिज्ञासा होती है और पब्लिक की भी जिज्ञासा थी करनाल की जनता की कि विधायक का भी आज ही हो जाए तो अच्छी बात है। इस बात को मैं पार्टी का कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, मैं एज ए प्रवक्ता, कि पार्टी ने बड़ा अच्छा किया और करनाल में इसका एक अच्छा मैसेज गया। एक बात मैं पहले मेरी अधूरी रह गई थी, उसको भी कवर कर लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा था हमारे विरोधियों के हवाले से कि हुड्डा साहब ने टिकट वितरण किया, मैं ये कहता हूँ किसी को भी टिकट मिला और या किसी का भी टिकट कटा, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुआ। हमारे नेता विधायक दल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को इस विषय में कोई आरोप उनके ऊपर लगाना बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि हुड्डा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो ये आरोप नहीं है रोड साहब, ये दिखा रहा है ना कि कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा में, उनका कद इतना बड़ा के, उनकी इतनी, क्योंकि बहुत बार ये चर्चाएं इस बात को लेकर थी क्या एसआरके के खेमे के नेताओं को टिकट मिलेगा या फिर हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया जाएगा, उनको फ्री हैंड दिया गया है। इसमें आरोप वाली बात तो क्या गई? हाईकमान ने उनके कद को समझा के हाईकमान ने और उनकी मानी गई, इसमें क्या बचाव करना है? हाँ, मैं आपकी बात से भी सहमति प्रकट करता हूँ। टिकट वितरण मेरिट पे हुआ, आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। टिकट वितरण कांग्रेस में मेरिट पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया, लेकिन मेरिट में हुड्डा साहब के ज्यादा प्रत्याशी जो है वो उत्तीर्ण हुए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो एक नेता का लोकप्रियता होती है और इसमें प्रदेश का हर नागरिक, हर व्यक्ति जानता है। तो लेकिन इसमें आप कोटा नहीं है, जो हम 2 साल से आपके टीवी चैनलों पे बोलते थे कि बीजेपी की तरह कांग्रेस में न तानाशाही चलेगी न कोटा प्रथा चलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तौर पर आज मैं आपके चैनल पर बैठते ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस में टिकट वितरण मेरिट के ऊपर हुआ, कोटा नहीं चला। ये बड़ी बात है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर आप अपने लेवल पे भी बातचीत करेंगे तो हर व्यक्ति खुश है और कांग्रेस का कोई नेता विरोध में नहीं बोल रहा, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो या किरण चौधरी जी हो, कर्ण सिंह दलाल जी हो, सभी ने कहा है कि हम पार्टी के नेतृत्व के फैसले से बाहर नहीं है। और जिनको लोकसभा में मौका नहीं मिला, तो 2-3-4 माह के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, तो सरकार बनने जा रही है, सबको मौका मिलेगा। मेन बात क्या है? संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, वोट के अधिकार को बचाने की है। यही बात आज कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता के नामांकन पर पहुंचे हमारे नेता विधायक दल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने जनसभा को बताई। और यहाँ पर जनसभा इतना उमड़ा कि आज पता लग गया कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। एक बात लगे आज वो भी कर लेता हूँ कि जवाहर यादव अपने विदु रावल जी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कि किसान अब विरोध क्यों कर रहे हैं, यानी किसानों के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर जो उंगली उठाई, किसान का नाम नहीं लिया प्रवक्ता ने। हाँ, किसान नहीं कहा इन्होंने विरोध करने वाले लोगों को लेकर कहा। आंदोलन
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान तो विरोध इसलिए करेंगे या दूसरे लोग सरपंच भी विरोध इसलिए करेंगे, युवा भी करेंगे, क्योंकि आपने उनको कभी भी दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। ज्योति जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों को बाजू पकड़ पकड़ कर दिल्ली से चलता किया था, एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार है जिसने अन्नदाता को दिल्ली के बॉर्डरों के अंदर नहीं घुसने दिया, दिल्ली से बाहर निकाला। इन्होंने पहलवान बेटियों को बाहर निकाला, इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बाहर निकाला। तो लोग अब समय ऐसा आया कि जब बीजेपी के लोग किसानों के दरवाजे पर वोट की अपील करने जाएंगे तो किसान अपना विरोध क्यों नहीं जताएगा? चलिए, मैं विधु जी, प्रधानमंत्री देश की राजधानी में किसानों को एंटर नहीं करने देता, बाहर भगाता है, तो किसान अपना विरोध क्यों नहीं जताए सकते लोकतांत्रिक तरीके से? वो भी विधु जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रोड मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। अभी एक सवाल कांग्रेस को लेकर ही, क्योंकि मुकाबला तो कहीं ना कहीं है ही दोनों दलों में। विधु जी, देखिए, ये नई तरह की कांग्रेस नजर आ रही है इस बार, जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है। उदय भान खुद हरियाणा न्यूज पर ये कह चुके हैं, जो टिकट आवंटन पर सवाल उठाएगा उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। टिकट कटे हैं या टिकट नहीं मिलेंगे, उसके बाद मलाल तो जता रहे नेता, लेकिन किनारा नहीं कर रहे पार्टी से। विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, आस कर रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस की मजबूती की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? कैसे देख रही बीजेपी? देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस में कोई टिकट पकड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन दिक्कत क्या होती है राजनीतिक आदमी के साथ कि उनको इस प्रकार के ढोंग करने पड़ते हैं। जिन लोगों को टिकट मिला है, जिनको जबरदस्ती थोपा गया है, उनसे कमरों में बंद कर करके कस्में खिलवाई गई हैं कि भाई तुम जो है, जैसे सूरत का कांग्रेस वाला टिकट छोड़कर भाग गया, इंदौर का कांग्रेस वाला नामांकन दर्ज करने के बाद जो है टिकट छोड़कर भाग गया, किस प्रकार से यहां पर यह काम ना हो जाए, इसलिए कस्में खिलवाई गई हैं। सूत्र बताते हैं कि इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अभी मैं ये सुन रहा था और ये भी बात पूरी करूं अगर, तो जिनको टिकट मिला उन्हें जबरदस्ती मिला है। जो ड्रामा बाहर कर रहे हैं वो ड्रामा तो कर रहे हैं मातम का, लेकिन मुंह पीछे करके हंसते हैं, भाई बच गए बच गए। इस बार सिर्फ शैलजा जी का और दीपेंद्र हुड्डा का ही कांटा निकलवाया बड़े नेताओं में, बाकी लोग तो बच गए। ये खुश है, मन से खुश है, ये ड्रामा बाहर के चल रहा है, इस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लगातार कंसिस्टेंटली ये बात कह रहा हूं। अभी मैं सुन रहा था, हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला। देखिए, मैं इस आपके टीवी पर कई बार ये दिखा चुका हूं, और ये मैं सोर्स बताऊंगा, ये कहां की फोटो है। ये फोटो है आनंद भवन की फोटो है, जो कि नेहरू जी का पुराना है, 28 मार्च 1947 की। एट द वॉइस रॉयज फर्स्ट गार्डन पार्टी, एडवीना सिट्स ऑन सोफा विद नेहरू सिट्स एट एडवीनाज फीट। ये कह रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ कर निकाले, उनके पैरों में पड़े रहते थे ये लोग। ये यहां आकर डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश को 70 साल तक जो है इस तरह गुमराह करते रहे, हमने आजाद करवा दिया, हमने आजाद करवा दिया। 1885 में अंग्रेज, अरे सुनो, बीच में मत बोलो। देखो ज्योति जी, आपने मुझे म्यूट करवाया हुआ था। 1885 में कांग्रेस पैदा हुई, अंग्रेज पैदा करने वाले A.O. ह्यूम इनका संस्थापक व्यक्ति जो है अंग्रेज अधिकारी नहीं। मैं बता रहा हूं, ये जो ये गए हाथ पकड़ पकड़ के हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला। अंग्रेजों ने खुद को हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने वालों को पैदा किया, उनके अध्यक्ष बने, उनको ताकत दी, उनको पैसा दिया कि वो हमें हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दें। अरे क्यों, कितने साल तक बेवकूफ बनाओगे हमारा? अच्छा, ये नवीन जी मैं कह रहे जल्दी थे से कि एक बात नवीन कहता जिंदल हूं। को लेकर ये कह ये रहे कह हैं रहे कि जीतना ही हैं नहीं चाहते आपके उम्मीदवार, क्योंकि जबरदस्ती टिकट आप लोगों ने दिया, तो मन से चुनाव नहीं लड़ते। नवीन, देखो मुझे पता है, ये आम आदमी पार्टी इज अ वेरी फनी पार्टी। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये कहते थे सब मिले हुए हैं जी, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है जी, और फिर जाकर उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहते थे ये रॉबर्ट वाड्रा की जांच क्यों नहीं करवाते, ये मिले हुए हैं जी, ये सोनिया गांधी को जेल में डालो, 2 दिन जेल में रखो, अपने आप सब बक देगी। आज जब खुद जेल में गए, कह रहे जेल में क्यों डाल दिया। इनको कौन सीरियसली लेता है? इनकी इस प्रकार से हंसने वाली बातें लाखों लाख वोट से हारेंगे। आज ही दोनों ने उम्मीदवारों ने, यानी नवीन जिंदल जी ने भी और सुशील गुप्ता ने भी आज ही नामांकन जो है दाखिल किया, और दोनों की भीड़ देखो, 1/10 अगर इनकी भीड़ हो, 1/10। आज जो है नायब सैनी जी वहां पर थे, उनकी रैली हुई बकायदा। अगर हमारे वहां पर
अगर हमारे वहां पर 10,000 लोग थे तो इनके यहाँ 1,000 भी हो, तो अगर हमारे वहां 50,000 थे तो इनके यहाँ 2,000 भी हो, तो अरे बड़ी बड़ी बातें कहना, कुछ भी बोलकर चले जाना। मैं कह रहा हूं दिन लद गए भाई, इसलिए हरियाणा में आपके दाल निकलती, नोटा से कंपटीशन सीधा सीधा रहता है, क्योंकि आप और जगह की तरह हरियाणवियों को भी सोचते हो कि हम लोग क्या बेवकूफ बना लोगे क्या हमें। ये कैसी बातें कहते हैं। विचारधारा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की विचारधारा तो बनी ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ये तो बार बार नाम लिया करते थे, सोनिया गांधी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक, कपिल सिब्बल, सबका नाम लिया करते थे। फिर पैर पकड़ पकड़ के उनसे माफी मांगी, अपने खिलाफ मानहानि के केस भी दर्ज करवाए। इन पर समय नष्ट करना, मुझे लगता है ज्योति जी डिबेट में समय कम रहता है, मैं इसलिए इनको थोड़ा अवॉइड कर रहा था। अभी बाद में जो है ये बात कह दूं, दोनों पार्टियों के लोगों ने इस विरोध के ऊपर बहुत जोर दिया कि हम विरोध कर रहे हैं। एक ने तो झूठा उनको किसानों का भी उन पर तमगा लगा दिया। किसान को कितना सस्ता समझते हैं ये। भाई हमें गेहूं से फुर्सत नहीं मिल रही, अपने गेहूं संभाल अब तक नहीं संभाले गए हमारे से, और ये कह रहे हम विरोध कर रहे हैं, खामखा की बात। और लेकिन आपको एक सलाह देता हूं कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के वर्करों को, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, डट के विरोध करना, पूरा जोर लगा के विरोध करना, क्योंकि जब आप विरोध करते हो ना तो हमारी वोट बढ़ती है। आप जब गुंडे लोग बाहर निकलकर विरोध करते हो ना, लठ लेकर निकलते हो, तो इतिहास। एक बात पूरी मुझे करने दीजिए, एक दो और सवाल खड़े किए थे। एलनाबाद केस इन पॉइंट है, मैंने पिछली एक डिबेट में भी कागदाना गांव का जिक्र किया था, हमें घुसने नहीं दिया था, 4 आदमियों ने, सिर्फ पूरा गांव हमें बुला रहा, 4 आदमियों ने। उसका नतीजा क्या हुआ, कभी हम कागदाना से नहीं जीते, हम 4 या 5 बूथ है, हर बूथ पर जीते, कागदाना हर बूथ पर जीते। इनको कह डट के विरोध करना भाई, तुम जितना ड्रामा करोगे उतनी बीजेपी की वोट बढ़ेगी, क्योंकि आम लोग इसको नफरत करते हैं, गुंडागर्दी को नफरत करते हैं। एक जल्दी से बात मैं कह दूं, क्योंकि इन्होंने बड़ा टाइम लगाया है बोलने पर कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है या केंद्रीय मंत्री बड़ा होता है। देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी महाराष्ट्र में और हरियाणा में, एक साथ चुनाव हुआ था, हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे का थोड़े दिनों पहले स्वर्गवास हुआ था। नितिन गडकरी अनडाउटेडली पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबसे बड़े नेता थे, तो उस लॉजिक से तो नितिन गडकरी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। फिर जो है किस प्रकार से फडणवीस जी को बनाया, यहाँ पर हरियाणा में कोई मान लेगा क्या सुषमा जी से बड़ी कोई नेता? नहीं, मुझे बस आखिरी लास्ट 10 सेकंड, ओनली 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 10 सेकंड। कोई मान लेगा क्या हरियाणा में 2014 में सुषमा जी से बड़ा कोई नेता था क्या हमारा? सुषमा जी 14 में मंत्री बन गई थी, और आपको हमने कब कहा कि हम केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं? मनोहर लाल जी क्या बनने? अभी तो पिटारा खुलेगा, आप देखिए। चलिए 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगा, अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नवीन जी से आखिरी कमेंट ले रही हूँ मैं। नवीन जी आप बोलिए। देखिए ज्योति जी, जिस संगठन का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान ना हो, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले ये लोग, अंग्रेजों का विरोध न करने की कस्में खाने वाले लोग, ये कम से कम आजादी और ये पुराने नेताओं की बात ना करें, इनको शोभा ना देता। देश की आजादी में बड़े बड़े नेताओं का बहुत योगदान रहा है, और अब जिस प्रकार से 1 मिनट में टीवी चैनल पे बैठ के बड़े बड़े नेताओं को, वो किसी जात से भी संबंधित है, वो उनके पीछे लोग भी हैं, आप जब किसी बड़े नेता का अपमान करते हो तो भगवान भी देखता है। कुरुक्षेत्र को लेकर ये कह रहे हैं कि लाखों वोटों से हारने वाले हैं आपके उम्मीदवार। बिल्कुल, किसके? आपके उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। मैं सच बता रहा हूँ ज्योति जी, ऑनेस्टली, मतलब नवीन जिंदल जी भारी वोटों की इनकी हार होने वाली है, नवीन जिंदल की, और गुप्ता जी बिल्कुल आराम से जीतेंगे, बहुत आराम से। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेके जो लोगों में गुस्सा है, और इनकी नाकामी हरियाणा में जो रही है उसको लेके जो गुस्सा है, और जो इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ अत्याचार करे हैं, उसके प्रति जो गुस्सा कुरुक्षेत्र की जनता में है, वो आप देख लेना। 25 मई सुरेश जी आप बोलिए, लास्ट कमेंट। भाजपा गई। कांग्रेस का आखिरी कमेंट। ज्योति जी, जनता का जो मूड है वो बिल्कुल सामने आ चुका है। पूरे हिंदुस्तान का जो रुख दिखाई पड़ रहा है, ये 150 सीट पार नहीं करेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है, और हरियाणा में 10 की 10 सीट का इंडिया गठबंधन ये साबित करेगा कि 4 माह के बाद हरियाणा में भी जंगल राज से छुटकारा मिलेगा। प्रदेशवासी बड़े खुशी के माहौल में हैं। रेडू साहब, हरियाणा में भी हम चौधरी विदु जी टाइम नहीं है। रेडू साहब से लास्ट कमेंट, चर्चा का आखिरी कमेंट। रेडू साहब बोलिए। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है। इन्होंने जो 10 साल में सपने दिखाए थे लोगों को, किसी सपने को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए आप जो ना हरियाणा प्रदेश से तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अब ये जैसे बीजेपी और जेजेपी है, ये एक दूसरे के बड़े गुणगान गाया करते थे,
आज एक दूसरे को कोसने का काम कर रहे हैं। दूसरों की पार्टियों को उदाहरण देने वाले खुद भी देखे कि किस प्रकार से एक दूसरे के लिए लड़ने कटने मरने के लिए तैयार रहते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हो आप, और क्यों एक इस तरह का डरावना माहौल बना रखा है कि हम जांच करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। करवाते क्यों नहीं हो? आज दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही है कि मैं अकेला नहीं था, जांच करवाए मैं भी अकेला नहीं था। इस बात का यदि आप विस्तार से इसका अर्थ निकालने का मतलब निकालेंगे तो क्या मतलब है कि भाई मैं जांच करवा लो, मैं अकेला नहीं था। इसका मतलब दोनों पार्टियों ने मिलकर के भ्रष्टाचार किया, घोटाले करने का काम किया है, और वो घोटाले अब इनके सामने आएंगे और इनका टुकड़ा साफ होगा। विधु साहब, माफी के साथ क्योंकि समय नहीं, रोजाना हालांकि इन्हीं मुद्दों को लेकर अब हम डिबेट कर रहे हैं, फिर कभी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, मुद्दों को लेकर और दावेदारियों को लेकर हमने की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।